यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुछ स्वागत करता हूं आप ही लोग के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं हिस्ट्री MCQ टेस्ट सीरीज का पार्ट 9 लेकर आया हूं, 9th पार्ट लेकर आया हूं। याद रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, काम आएंगे। बहुत लोगों का कंफ्यूज होता है कि ये एग्जाम है, ये सिलेबस है, वो एग्जाम है, वो सिलेबस है। एक बात मुझे भाई बताओ, आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको तो सब एक ही चीज पढ़नी है। ऐसा थोड़ी ना कि यूपीएससी के लिए अशोक का अलग करेक्टर हो जाएगा, रेलवे के लिए अलग करेक्टर हो जाएगा, या फिर कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट का टीचर का टीजीटी पीजीटी एग्जाम देता है तो उसके लिए अशोक का टाइम पीरियड वगैरह चेंज हो जाएगा, यूपीएससी के लिए टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, ये एक ही टॉपिक है, हर एग्जाम में आते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कुछ डीप एकदम जाकर पूछते हैं, कुछ ऊपर ऊपर पूछते हैं, कुछ डायरेक्ट पूछ देते हैं कि अशोक का टाइम पीरियड क्या, अशोक किस वंश से संबंधित रखते हैं। और कुछ लोग अंदर जाकर पूछेंगे कि अशोक के फलाने 13वें अभिलेख में, दूसरे अभिलेख में किस विषय से संबंधित है, वहां कहां पाया गया है। तो इसलिए मैं कुछ ऊपर से क्वेश्चन, कुछ डीप क्वेश्चन दोनों मिक्स करके लेके आता हूं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूं, तो कंफ्यूज मत रखिएगा, कंफ्यूजन मत पालिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। MCQ टेस्ट सीरीज पार्ट 9, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हूं मैं। आज का पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसके जितने पहले वाले टेस्ट सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के वन बाय वन करके देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, कम समय में ज्यादा कंटेंट बताने का कोशिश मैं करता हूं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेन सांग, ये स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कंटेंट से मतलब हमें रखना है। वेन सांग द्वारा शिलादित्य किसे कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले वेन सांग यदि नाम आता है, ठीक है, तो वेन सांग से हर्ष का नाम याद आता है। याद रखिएगा, दोनों ह से था, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, वो ह से लिखा हुआ है। ठीक है, वेनसांग। तो वेनसांग ने जब भारत आए थे तब हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, तो उन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। याद रखिएगा, शिलादित्य। अच्छा चलिए, अब मैं वेनसांग के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यह एक चीनी यात्री था। ठीक है, ये भारत में 630 ईस्वी में आया था। कब आया था भारत, ये 630 ईस्वी में आया था, और ये 644 ईस्वी तक रहा था। अच्छा, इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था। यह भारत में विभिन्न विहारों, मतलब विहार कहे जाते थे पहले, ठीक है, विहारों, महाविहारों, स्तूपों में, बौद्ध केंद्रों में ये भ्रमण करा। और ये क्या किया, यहाँ से बौद्ध से संबंधित जितने भी तथ्य थे, मतलब पुस्तकें थे, ग्रंथ थे, जानकारियां थी, मूर्तियां थी, सब इकट्ठा किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया। ठीक है, और ये टोटल 14 साल रहा था, 630 से 644 तक रहा था। और यहाँ से सारा इकट्ठा करके, नॉलेज इकट्ठा करके ये वापस चीन चला जाता है। ठीक है, अच्छा, इस सी यू ह्वेनसांग को खास करके याद करने का मतलब कारण क्या है, तो उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। हमेशा पूछा जाता है ह्वेनसांग को याद कि किस चीज, किस कारण से याद किया जाता है, तो उसकी पुस्तक सी यू की थी, इसलिए उसे खास करके याद किया जाता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। आगे चलता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 82 है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लाता हूं, आप कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 82 है, शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि किसने धारण की। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है शाहजहां, दूसरा है शेर शाह, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा, शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि किसने धारण की। देखिए इसका आंसर होगा शेर शाह। ठीक है, शेर शाह। अब ये शेर शाह कौन था, कौन ये हीरो था, कौन ये कैरेक्टर था जो ये उपाधि धारण करता है। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। बाबर तो 30 में मर जाता है, हुमायूं 30 में उसका गद्दी पकड़ता है, उसका पुत्र होता है वो। हुमायूं का शासन चलता रहता है, लेकिन एक समय आता है 1539 में, तारीख होता है 26 जून 1539। याद रखिएगा, तारीख में बता देता हूं, 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। ठीक है, तो उस समय तो हुमायूं भाग जाता है, एक भिस्ती की मदद से वो भारत छोड़ के भाग जाता है डर से। ठीक है, क्योंकि वो हारने वाला कंडीशन हो जाता है। अगले साल हुमायूं फिर प्लान बना करके फिर से अटैक करता है, तो बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये कब होता है, अगले साल ही होता है, 17 जून 1540 में। ये युद्ध निर्णायक युद्ध साबित होता है, इसमें हुमायूं मारा जाता है, और शेर शाह अपना क्या बोलते हैं, सूर्यवंश की स्थापना करता है। शेर शाह सूर्यवंश की स्थापना करता है 1540 में, जो चला कर चलता है, मतलब 1545-55 तक चले के चलता है वो। ठीक है, उसके बाद अकबर आ जाते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है,
किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था? कौन सा वो युद्ध था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था? आपके पास चार ऑप्शन, पहला है सिंध का युद्ध, दूसरा कोट्टम का युद्ध, तीसरा तराइन का युद्ध, चौथा रावर का युद्ध। इसका आंसर क्या होगा? सिंध का युद्ध, कोट्टम का युद्ध, तराइन का युद्ध, रावर का युद्ध। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रावर का युद्ध। मैं ऑप्शन बता देता हूं, जिन्हें आंसर नहीं सुनना है तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए कोशिश करिएगा आंसर देने का, फिर प्ले करके आप मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा, देखिए इसका युद्ध आंसर है रावर का युद्ध। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, 638 ईस्वी से लेकर के 1711 ईस्वी तक लगभग 74 साल होता है, 74 साल, 74 ईयर्स होते हैं। जो इस्लाम के खलीफा लोग थे, उन्होंने कुल मिलाकर सिंध पर 15 बार आक्रमण किए थे, जिनमें 14 बारी वो लोग असफल रहे थे। लेकिन 15वां बार जब आक्रमण होता है, ये आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है, जो सफल आक्रमण कहलाता है, सिंध का सफल आक्रमण करा। कितनी बार? 15 बार आक्रमण करता है, 14 बार सफल होता है, एक बार सफल होता है। कब से कब होता है? तो 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक 74 साल का टाइम पीरियड है। और कौन करता है? तो इस्लामिक खलीफा लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 84 कहता है अशोक के धम्म का तात्पर्य क्या है? एकदम सीधा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धार्मिक नियम, दूसरा ऑप्शन है नैतिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा है आर्थिक। क्या होगा? धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, क्या होगा? अशोक का धम्म का तात्पर्य था धार्मिक नियम, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक नियम। क्या था? देखिए अशोक ने कलिंग का बैटल करता है, वो लाखों लोग मारे जाते हैं, उसके हाथ से मारे जाते हैं, तो उसे बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है कि मैंने ये क्या किया। तब तो उसने शपथ मतलब प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और वो शिलालेखों में मतलब अपने स्तूपों वगैरह में लिखवाना शुरू करता है ये अपने पोलाइटनेस के बारे में, कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। धर्म मिड मतलब एक मिड पाथ, जिसका भगवान बुद्ध ने किया था, मिड पाथ को अपना कर लेकर चले थे, और ये बौद्ध धर्म को भी अपनाए थे। याद रखिएगा बिंदुसार जो था, सॉरी चंद्रगुप्त जो थे, वो जैन धर्म को अपनाए थे, और जबकि उनका पोता अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कलिंग विजय के बाद इन्होंने धर्म को अपनाया और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया था, और पूरे समाज को चलने के लिए मतलब आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 85 कहता है कारुवकी कौन थी? हु वाज कारुवकी? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अशोक की पत्नी, दूसरा अकबर की पत्नी, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, चौथा शाहजहां की पत्नी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कारुवकी अशोक की पत्नी थी, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, या अशोक को प्रभावित करने वाली यही थी, कारुवाकी थी। इसका नाम हमें मिलता है उसके शिलालेखों में, पता चलता है कि इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी था, ठीक है। याद रखिएगा अशोक की पत्नी जो उसे प्रभावित करती है, कारुवाकी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है किस वीर योद्धा का नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका बहुत मतलब फेमस मूवी भी अभी आई थी हाल में, मणिकर्णिका, कंगना रनौत, और कंगना रनौत का भी चल रहा है एक्शन में महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध, ठीक है, वो बात की बात है। चलिए, तो किसे मणिकर्णिका कहा गया है? किस योद्धा का नाम मणिकर्णिका है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा ऑप्शन है बेगम जिन्नत महल, तीसरा ऑप्शन है महारानी सॉरी, पहला ऑप्शन है रानी अवंतीबाई, दूसरा ऑप्शन है बेगम जिन्नत महल, तीसरा ऑप्शन है महारानी लक्ष्मीबाई, चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल। आंसर ही मुंह से पहले आ गया कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर है महारानी लक्ष्मीबाई, को ही मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, याद रखिएगा। वो झांसी के एक राजा गंगाधर राव से शादी करती है, ठीक है। शादी करने के बाद ही मणिकर्णिका का नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ता है, याद रखिएगा, शादी के बाद, ठीक है। शादी के कुछ साल बाद 1553 में मतलब 1853 में उनके पति की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या नहीं होती, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो गंगाधर राव मर जाते हैं, तो वो क्या करती है लक्ष्मीबाई, एक दामोदर राव नामक मतलब एक छोटे से बच्चे को गोद ले लेती हैं, और उसे राजा के रूप में बैठाकर खुद शासन करना शुरू कर देती है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही ये सारा टाइम पीरियड बन रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी याद रखिए गोद निषेध नियम लेके आया था, गोद प्रथा को मानने से इनकार कर दिया था, उस समय की ये कहानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया है, सॉरी। तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, कहता है
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, दूसरा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है एस एन सेन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम से एक पुस्तक लिखा था। याद रखिएगा, यही विनायक दामोदर सावरकर थे जो अंग्रेजों के भी दिमाग में डाले और भारतीयों को भी क्यों होश खोले कि ये कोई आम युद्ध नहीं था 1857। ये 1857 हमारी स्वतंत्रता का पहला क्रांति था, हमने कोशिश किया था, ठीक है। अब बताता हूँ अशोक मेहता ने कौन सा पुस्तक लिखा था, जो ऑप्शन ए है, सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं यहाँ पर टिक किया है, इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी। अब अशोक मेहता ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ये सारे पुस्तक 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। अशोक मेहता ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था द ग्रेट रिबेलियन। याद रखिएगा, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था, पुस्तक का नाम था द ग्रेट रिबेलियन। सर सैयद अच्छा, इनका सैयद अहमद खान का पूरा नाम था सर सैयद अहमद, सॉरी सर सैयद अहमद खान नाम था, सर सैयद अहमद खान था। इन्होंने लिखा था कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा श्रवण बेलागोल, चौथा मगध। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पाटलिपुत्र कहाँ थे ये आपको पता होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेलागोल और मगध में। तो इसका आंसर होगा श्रवण बेलागोल। चलिए, एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये हुआ क्या था। जब चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा लगने लगा कि जीवन काल मेरा समाप्त होना है, मुझे ये त्याग देना चाहिए पद और मुझे आगे जीवन धार्मिक नियम से बिताना है, तो इन्होंने राजपाट काज सब छोड़ छाड़ के अपने बेटे बिंदुसार को साम्राज्य को सौंप देते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भद्रबाहु अपने एक आचार्य को मानते हैं, भद्रबाहु आचार्य उनके होते हैं, उनसे वो जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं, ठीक है, और उनके शिष्य ही बन जाते हैं, ठीक है। उनसे शिक्षा लेने के बाद चंद्रगिरी नाम की एक पहाड़ी होती है, श्रवण बेलागोल में चंद्रगिरी नाम की एक पहाड़ी होती है, जहां पर वो 298 बीसी में अपने प्राण को त्यागते हैं। याद रखिएगा, अपने प्राण को त्याग देते हैं। और ये जैन धर्म को अपना क्वेश्चन पूछता है, किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को है। उनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। किस पहाड़ी में? चंद्रगिरी पहाड़ी में। कहाँ? तो श्रवण बेलागोल में। कब? तो 298 बीसी में। एक क्वेश्चन से 5-5 एमसीक्यू बन रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, अर्थवेद के संबंध में सही कथन का चयन करें। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उससे पहले आपको 2 पॉइंट दिया गया है अर्थवेद के संबंध में, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है अर्थवेद के मंत्र सामान्य जन द्वारा रचित थे। दूसरा पॉइंट है अर्थवेद सामान्य जन जीवन को प्रस्तुत करता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन दिया हुआ पहला केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा ऑप्शन है ना 1 ना ही 2। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 2 ना 1 ना 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों होगा। याद रखिए, अर्थवेद सामान्य जन द्वारा उनके उसके मंत्र को बनाया गया था और ये सभी लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था इसके मंत्र को, और इस समान जनजीवन के लिए प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, अर्थवेद के संबंध 2 और तथ्य कहे जाते हैं कि ये तंत्र मंत्र से संबंधित ये वेद है, जिसमें उपचार के बारे में भी कुछ मतलब मंत्र दिए गए हैं, जानकारियां दी गई। एक और बात किया जाता है कि अर्थवेद कम खर्चीले होते थे। जब इसमें यज्ञ मंत्र वगैरह पूजे पाठ किए जाते थे, कम खर्चीले होते थे, जबकि ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ऋग्वेद बहुत ज्यादा खर्चीले होते थे, ठीक है। और ये अर्थवेद कम खर्चीले के साथ साथ सामान्य समुदाय के लोग भी इसका प्रयोग करते थे मंत्रों का, जबकि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 90 है, भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले डैश कहलाते थे। मतलब कौन कहते थे कि भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ या किसी जानवर का बलि चढ़ा देना, मतलब इससे नहीं होने वाला। जब तक हमें भक्ति नहीं आएगी हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते हैं। तो इस विचारधारा को अपनाने वाले, मानने वाले को क्या कहा जाता था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भागवत, दूसरा ऑप्शन है शैव, तीसरा ऑप्शन है विष्णु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागवत, ठीक है। याद रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, बहुत कोई गलत कर देते हैं। भागवत धर्म वाले इसको मानते थे। अब भागवत धर्म, याद रखिएगा, जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जब धार्मिक क्रांति आंदोलन चल रहा था, उस समय माहौल था समाज में, उसी समय शैव धर्म और भागवत धर्म आता है। उसके बाद बौद्ध धर्म के बाद जन्म लेता है, स्थान लेता है समाज में अपना। भागवत धर्म उत्तर भारत में एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो शैव धर्म
दक्षिण भारत में सक्रिय होता है। भागवत धर्म में श्री कृष्ण को मानने वाले होते थे। शैव धर्म तो दक्षिण भारत में थे, वो भगवान शिव को मानने वाले थे, शंकर को मानने वाले थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि शिव को, अच्छा छोड़िए, मैं अगले पार्ट में इसके डिटेल लेकर आ जाऊंगा, शायद मैंने करा चुका हूँ, यस मैंने करा दिया है। ऋग्वेद में शिव को और नाम से किस नाम से जाना जाता है, ये सारे कंटेंट पिछले पार्ट में मैंने करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन को मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन से 4 एमसीक्यूज लगभग बना सके आप लोग, मतलब 10 का 40 कर सके आप लोग। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। याद रखिए न्यू चैनल है, इसको ग्रोथ करने में आप लोगों को मदद की जरूरत है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।